हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक बार आ चुके हैं आपके लिए एक नया पार्ट्स लेकर जो यूपी पुलिस में आपको 18 से 20 मार्क्स गेन कराएगा। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कितने मार्क्स गेन कराएगा सर, 18 से 20 मार्क्स। 18 से 20 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए और यूट्यूब पर ये आपको पहली बार देखने को मिलने वाला है। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक अभियोग्यता, यूपीएसआई और यूपी पुलिस। यूपीएसआई आपको पता है जिसमें ओ लेवल है, 927 वैकेंसी है, और अगर कांस्टेबल की बात करें तो 60,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और सभी में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 18 से 20 जो क्वेश्चन आपको केवल मेंटल एबिलिटी के नहीं, आपको ये कहां देखने को मिलेंगे सर, रीजनिंग के साथ भी देखने को मिलेंगे और मैथ के साथ भी देखने को मिलेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, PIL यानी कि जनहित याचिका की बात की जाए तो वो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। और ये आज हम लोग सेकंड टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे और उस सेकंड टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यूपी कांस्टेबल्स और यूपीएसआई जिसमें अभी ओ लेवल्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 927 वैकेंसी है जो ओ लेवल्स के लिए है, और यहां पर दोनों ही सेक्शंस में यह आपको 18 से 20 मार्क्स गेन करने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 100% यानी कि पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कट ऑफ में रहे, तो इसलिए आपको यह टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आराम से आप सीख सकते हैं, आपको कुछ भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आकर आप यहां पर देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, और अगर आप ये छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत बड़े वीडियो नहीं है, और आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लेटेस्ट क्वेश्चन अगर अब हम बात करें तो जो आ सकते हैं वो हम दोनों के दोनों यहां पर क्या करेंगे सर, डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोग यहां पर मेंटल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर और प्लस जो क्वेश्चन आने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी का पार्ट 2। तो चलिए बात करते हैं, जिसमें से अगर हम पहले सिस्टम की बात करें तो सिलेबस, तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस में टोटल 13 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं बच्चा मेरे, 13 टॉपिक। और ये 13 टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो हमने सिलेबस के बारे में पहली क्लास में बात किया था, और हमने यहां पर आपको मैं बता दूं कि जनहित याचिका यानी कि PIL की बात की जाए तो PIL आपको मैंने पहले पार्ट्स में पढ़ा दिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट्स की बात करेंगे जिसका नाम है लॉ एंड पीसेस यानी कि कानून और शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था। तो कानून क्या है, शांति क्या है, व्यवस्था क्या है, तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। किसको समझेंगे सर, कानून, शांति और व्यवस्था, तीनों चीजों को समझना है। और उसके बाद से आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए आइए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कानून एवं शांति व्यवस्था। अब अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो चैप्टर 2 है वो क्या है, लॉ एंड पीसेस यानी कि कानून और शांति व्यवस्था। तो कानून होता क्या है, तो कानून के बारे में मैं अगर बता दूं तो कानून एक्चुअल में एक रूल्स है, एक नियम है जो हमारी आपकी सेवा के लिए या हमारी आपकी सुरक्षा के लिए या आप हमको आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए, इन तीनों चीजों के लिए ही ये कानून बनाया गया है, रूल्स बनाया गया है। और अगर हम कानून के दायरे में रहकर सारे कार्य करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा शांति बनी रहेगी। अब आप घर में ही देख लीजिए, अगर घर में भी अगर आप लोग सही तरीके से रह रहे हैं, घर के नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं, तो घर में आपके हमेशा शांति बनी रहेगी। लेकिन आप घर के ही नियम तोड़ने लग गए, यानी कि आपके जो माँ बाप ने आपके लिए नियम बताए हैं, रूल्स फॉलो करा रहे हैं, अगर आपने वही रूल्स ब्रेक करना शुरू किया तो क्या होगा, पिताजी पीट देंगे, और पीटेंगे तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था क्या होगी, भंग होगी। होगी कि नहीं होगी, आपकी भी होगी और आपके माँ बाप की भी होगी। तो याद रखना कानून, जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं कानून की एक नॉर्मल सी एक घटना के एक गेम के थ्रू अगर हम देखें तो आपने देखा होगा चेस का खेल देखा है, बोलो हाँ या ना। अगर हमने चेस का खेल देखा तो बोलिए आपने चेस के खेल में आपने देखा होगा नियम होते हैं, ऊंट तिरछा चलेगा, हाथी सीधा चलेगा, वजीर को छूट है वो जहां मर्जी तहां चलेगा, घोड़ा है तो जो घोड़ा है वो क्या चलेगा, 2.5 घर चलेगा, और अगर जो प्यादा है वो 1 घर चलेगा। ये रूल्स हैं और इन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या कभी भी आप चेस खेल पाएंगे, या चेस के खेल में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, क्या ये संभव है। हमेशा याद रखिए कि अगर किसी ने घोड़ा 2-2.5 घर की जगह 3.5 घर चला दिया या 3 घर चला दिया या तिरछा चला दिया,
तो क्या चेस का खेल पूरा हो पाएगा? कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि शांति व्यवस्था क्या हो, बनी रहे। लेकिन अगर शांति व्यवस्था नहीं बनी रही और आपने रूल्स को ब्रेक कर दिया तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे सर? अपराधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? अपराधी। यानी कि आपने देखा होगा चोर सिपाही का भी खेल होता है, तो अगर आपने किसी भी खेल के रूल्स ब्रेक किए तो आप निश्चित रूप से उसमें दंड के भागीदार होंगे। चाहे वो छोटा सा खेल, गांव का खेल गिल्ली डंडा हो, और चाहे क्रिकेट हो, और चाहे छुपा छुपी हो, अगर आपने रूल्स ब्रेक किए तो आप पकड़े जाएंगे और आप अपराधी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे तो शांति व्यवस्था हमेशा के लिए क्या होगी? बनी होगी। तो मेरी बहुत छोटी सी भाषा में समझ लीजिए कि कानून एक क्या है? एक रूल्स है जो हमारी सुरक्षा के लिए और हमें आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए, शांति प्रिय माहौल में रहने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आगे समय न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं कानून व्यवस्था है क्या। तो देखिए, किसी भी राज्य में, शहर में, क्षेत्र में और शांति बनाए रखने और अपराधों को कम करने के लिए और नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून व्यवस्था मुख्य अंग है। मैंने बताया किसी भी राज्य हो, शहर हो, देश हो, कहीं पर भी बात की जाए तो कानून की बात की जाए। अब कुछ कानून ऐसे भी हैं हमारे देश में, कुछ चीजें आपराधिक हैं लेकिन दूसरे देश में वो चीजें आपराधिक नहीं है। कुछ चीजें जैसे कि अब हमारे यहाँ शराब पीना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदीया चले जाएं तो वहां शराब पीना अपराध है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि कुछ कानून ऐसे भी हैं जो हमारे देश में वैलिड हैं लेकिन दूसरे देश में वैलिड नहीं, और कुछ कानून ऐसे हैं जो दूसरे देश में वैलिड हैं लेकिन हमारे देश में वैलिड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की संपत्ति रखने का अधिकार है लेकिन संपत्ति लीगल होनी चाहिए, अनलीगल रखने का हमारे पास अधिकार नहीं है। अब अक्सर देखिए जहां भी कहीं भी राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव है फिर भी माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो कानून व्यवस्था पर क्या हो जाएगा सर? संकट खड़ा हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी हमारे पास माहौल खराब करेंगे आप, यानी कि जब भी आप राजनीतिक और सामाजिक बवाल में क्या होगा? टकराव करेंगे या कोई भी चीज को आप हटाएंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था है उस पर क्या होगा सर? उंगली उठाने लगेंगे लोग और संकट खड़ा हो जाएगा। अब हम बात करें अर्थात किसी भी क्षेत्र में अशांति या हिंसा, कानून व्यवस्था पर भी संकट होता है। तो अगर आपने देखा कि कहीं पर अशांति हो रही है, हिंसा हो रही है, बलवा हो रहा, बवाल हो रहा, कहीं मर्डर हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब भी कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को क्या करते हैं? भंग करते हैं। और अगर अब हम बात करें कानून व्यवस्था सामाजिक तौर पर क्या है सर? महत्वपूर्ण है। तो रूल्स तो इंपॉर्टेंट है सर। जिसके जीवन में रूल्स नहीं वो कैसा है सर? जानवर के जैसा है, क्योंकि जानवर के जीवन में रूल नहीं होते सर, इंसानों के जीवन में रूल्स होते हैं। और अगर इंसान को अच्छा और बेहतर बनना है, सामाजिक प्राणी बनना है, तो निश्चित रूप से उसे कानून और रूल्स को क्या करना होगा सर? फॉलो करना होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो यह एक अच्छे समाज और माहौल का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम किसी भी कानून के दायरे में रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे माहौल और अच्छे समाज का 110% निर्माण करेंगे और अच्छे नागरिक बनने की जो उत्तरदायित्व है हमारा देश के प्रति, उसे भी हम पूरा करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है सर? पुलिस के कंधों पर है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कानून की बात की जाए तो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है सर? बिल्कुल निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के ही कंधों पर रखी गई है, ताकि वो कानून व्यवस्था को फॉलो करा सके, लोगों को देखभाल कर सके। तो उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कानून व्यवस्था है क्या। कानून व्यवस्था अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन है जो इंसान को इंसान बनाए रखने और समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व को ध्यान में रखने के लिए बनाए गए नियम हैं। अब हम बात करें तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या है भाई? तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी की बात करें तो भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा को देखता है। कौन देखता है भाई? जो गृह मंत्रालय है उसका काम क्या है? देश की आंतरिक सुरक्षा को देखना। भैया देश की आंतरिक सुरक्षा यानी कि अंतरानिक कलह ना हो जाए, किसी तरह का कोई मुद्दा ना हो जाए, बवाल ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, इन सभी को देखने की जिम्मेदारी या जिनके जुड़े मामलों के लिए एक्चुअल में उत्तरदायी कौन होगा सर? गृह मंत्रालय होगा। तो ध्यान रखना है गृह मंत्रालय होगा। यह आपराधिक न्याय प्रणाली, कौन सी न्याय प्रणाली सर? आपराधिक न्याय प्रणाली और कानून अधिनियम को अधिनियमित करता है। यानी कि ये क्या है कि जो हमारे पास कानून प्रणाली है उसको अधिनियमित करेगा, यानी कि फिक्स करेगा और लोगों को किसी तरीके से भी परेशान होने से बचाएगा।
अब देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था को रख रखाव करने के लिए, अपराधों को रोकथाम के लिए और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या क्या किया गया है भैया? देश में जो पुलिस बल है वो सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि सर्वसम्मत सभी के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए पुलिस व्यवस्था नहीं है, पुलिस व्यवस्था सभी लोगों के लिए है और उन सभी व्यवस्था का रख रखाव और अपराधों की रोकथाम के लिए, किसके लिए सर? अपराधों की रोकथाम की जिम्मेदारी क्या की गई है सर? सौंपी गई है। भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना अलग पुलिस बल होता है। बिल्कुल सही बात है। यूपी पी अलग है, बिहार पी अलग है, पंजाब पी अलग है, मध्य प्रदेश पी अलग है। सब जगह की जो पुलिस है वो अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो राज्य की पुलिस होती है उसका उत्तरदायित्व ज्यादातर किसका होता है? राज्य का होता है। लेकिन जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो पुलिस होती है उसका दायित्व किसके कंधों पर होता है सर? सीधी सी बात है, सेंट्रल यानी कि केंद्र, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये राज्य हैं, ये सेपरेट स्टेट हैं और जो सेपरेट स्टेट होंगे उसमें पुलिस को की निगरानी किस पर रहेगी? सेपरेट स्टेट की रहेगी। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के दो स्टेट्स हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना है किसकी जिम्मेदारी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी। राज्यों के पुलिस के पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी क्या है? जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका क्या है, यानी कि अगर हम देखें तो सेंट्रल की भूमिका क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि भारतीय संविधान की 7वीं सूची, कौन सी सूची सर? 7वीं सूची। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। किसका विषय है सर? राज्य का। याद रखिएगा सर, 7 नंबर की सूची, यानी कि अगर आपसे पूछ लेता है कि जो पुलिस व्यवस्था है या लोक व्यवस्था है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची से लिया गया है, तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची से लिया गया है। सर कौन सी अनुसूची से लिया गया? 7वीं अनुसूची से लिया गया है। ध्यान रखिएगा सर। अपराध को रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना और आपराधिक के विरुद्ध अभियोजनों को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार के राज्यों की है और पुलिस को दी गई है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है सभी लोगों को और इस बात को भूलना नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें तो संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार में पुलिस की आधुनिकीकरण, अस्त्र शस्त्र, संचार, उपसंस्करण, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता देती है। तो ये देखिए, राज्य की पुलिस तो है, ये बात मान लिया, लेकिन राज्य उसका पूरा कारोबार नहीं संभालती है। उसके कारोबार संभालने में जो हेल्प करती है वो कौन करती है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उस राज्य के पुलिस के लिए हेल्पफुल जो सामान है, अस्त्र है, शस्त्र है या ऊपर से कोई चीज है, वो निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन देती है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराती है, ताकि राज्य सरकार पर ज्यादा बर्डन ना हो, लेकिन राज्य सरकार पर भी कुछ बर्डन रहता है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या सिस्टम है। अब देखिए, कानून व्यवस्था में एनसीआरबी की भूमिका। सर किसकी सर? एनसीआरबी। तो एनसीआरबी एक संस्थान है जो कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा और सूचना, देखिए इसकी हिंदी मैंने लिख दी है, केंद्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसी राज्य की कानून इकाइयों को नियमित जानकारी देती है। तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म अगर अब हम बात करें तो क्या है सर? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो एन का फुल फॉर्म क्या होगा सर? नेशनल। और अपराध बोले तो सी का फुल फॉर्म क्या होगा सर? क्राइम। और अगर हम बात करें आर का मतलब क्या होगा सर? रिकॉर्ड। और बी का मतलब ब्यूरो से लिया गया है, यानी कि एनसीआरबी किसका एक नोडल है सर? गृह मंत्रालय का एक नोडल है। नोडल एजेंसी है किसकी सर? गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है एनसीआरबी, और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल क्राइम, और उसके बाद से रिकॉर्ड ब्यूरो आपको अपने दिमाग में फिट रखना है, और यह अक्सर पूछा जा सकता है। ब्यूरो ने एक परियोजना यथा अपराध अपराधी माना है। सूचना प्रणाली CCIS के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिला अपराध रिकॉर्ड DCRB और राज्य के SCRB में क्या क्या किया गया? कंप्यूटरीकृत किया गया है। तो एनसीआरबी के थ्रू अगर हम बात करें तो CCIS, SCRB और DCRB, इनके बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फुल फॉर्म भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी यहां पर नाम तो समझ लें कि एनसीआरबी के तहत आपने देखा DCRB,
SCRB और CCIS ये सारी चीजें क्या करेंगी सर, कंप्यूटरीकृत करेंगी। यह प्रणाली अपराध को रोकने, पता लगाने, सेवा प्रदत्त तंत्रों को सुधार करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराधों और अपराधियों से जुड़ी संलिप्त संपत्ति का स्तरीय डाटाबेस रखती है। तो ये सारी एजेंसियां मिलकर क्या करती हैं, एक डाटाबेस तैयार करती हैं और उस डाटाबेस को कंप्यूटरीकृत कर कंप्यूटर में सुरक्षित रखती हैं ताकि फ्यूचर में आप उन्हें देख सकें। और इस सारी चीजों के लिए एक उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है, ncrb.gov.in। क्या बनाया सर, ncrb.gov.in। तो वेबसाइट का नाम भी पूछ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ncrb.gov.in। तो आइए आगे बात करते हैं, एनसीआर के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब आप देख रहे हैं CCIS, अभी ये लास्ट टाइम बात हुई थी CCIS की, तो यहां पर आपने बात की थी CCIS। तो CCIS क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो CCIS का मतलब क्या है, अपराध अपराधी सूचना प्रणाली। क्या है सर, अपराध अपराधी सूचना प्रणाली। यानी कि पहले सी से क्या मतलब होगा सर, अपराध, अपराध बोले तो क्राइम। दूसरे सी से मतलब होगा अपराधी यानी कि क्रिमिनल। और एस से क्या मतलब होगा सर, आई से मतलब क्या होगा सर, इंफॉर्मेशन। और एस से मतलब क्या होगा सर, सिस्टम। तो ध्यान दीजिए सर, क्या होगा सर, अपराध। यानी कि पहले सी का जो मतलब है वो क्या है सर, क्राइम। दूसरे सी का मतलब क्या है, क्रिमिनल। और तीसरे का मतलब है सर इंफॉर्मेशन। और चौथे में एस का मतलब है सर सिस्टम, यानी कि अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली, यानी कि क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत देश के सभी जिलों में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, देखिए DICRB, क्या है सर, DCRB। और राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB को क्या किया गया है सर, कंप्यूटरीकृत किया गया है। CRB के तहत जिले में जो होता है DCRB और जो राज्य में होता है SCRB, दोनों को आपस में सबको मिलाकर एक जगह पर हमने कंप्यूटर के रूप में सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कभी फ्यूचर में कोई क्राइम अगर लखनऊ में हुआ है तो हम इलाहाबाद में उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इलाहाबाद में हुआ है तो हम उसकी मेरठ में देख सकते हैं, मेरठ में हुआ है तो हम उसका मध्य प्रदेश में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ताकि इनको कंप्यूटरीकृत किया जा सके डाटाबेस को। यह प्रणाली अपराध को रोकने, उनका पता लगाने में सहायक होगी और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों, अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्तियों का राष्ट्र स्तरीय डाटाबेस तैयार करेंगी। कैसा सर, राष्ट्र स्तरीय डाटाबेस रखती हैं, यानी कि आपको मैंने बताया कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसकी सूचना वहां पर देख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा OCIS। अब देखिए OCIS की बात करें तो NCRB की तो आपको मैंने बताया, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के दिशा निर्देश में संगठित अपराध को खतरे के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मकसद से एक नई प्रणाली स्थापित की जा रही है जिसे हम संगठित अपराध सूचना प्रणाली कहते हैं। संगठित का मतलब यानी कि OCIS, यानी कि O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब अगर हम देखें तो यहां पर क्राइम, I का मतलब इंफॉर्मेशन और S का मतलब सिस्टम। बात सबको समझ में आ रही। अगर मैं बात करूं तो O का मतलब एक बार फिर से समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब क्राइम और I का मतलब इंफॉर्मेशन और S का मतलब होगा सर सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें संगठित अपराध सूचना प्रणाली यानी कि OCIS का नाम दिया गया है। अब इसके तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित आंकड़ों को आसानी से उपलब्ध होंगे जो कानून व्यवस्था को क्या करेंगे सर, बेहतर बनाने में सहायक होंगे। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जो आपको मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखेंगे। अक्सर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था तभी मजबूत रह सकती है जब देश में अब संस्थान अपनी भली भांति कार्य करें। तो ये तो बात बिल्कुल सही है सर। अगर हर खिलाड़ी अपने खेल में अपना अपना नियम और रूल्स को फॉलो करता रहेगा तो सर कभी भी खेल खराब नहीं हो सकता। खेल तभी खराब होगा जब लोग रूल्स को ब्रेक करना शुरू करेंगे। वैसे ही है सर कि कानून व्यवस्था तभी तक बढ़िया चलेगी जब लोग कानून को करेंगे। अगर कानून व्यवस्था आप तोड़ने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपराधी की श्रेणी में आएंगे और आप दंड के भागीदार बन जाएंगे। चाहे अपराध छोटा हो और चाहे अपराध बड़ा हो, अपराध अपराध है। अभी आगे हम लोग और बात करें तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ लॉ,
यानी कि कानून की बात की जाए तो कानून में दो तरीके के हैं, एक है मौलिक विधि और दूसरा है प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि में क्या होता है, विधि जो कर्तव्य व अधिकारियों को प्रभाषित करे। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध अपराध से है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को समाप्त कर शांति स्थापित करना है। जैसे कहीं बलवा हो गया, दंगा हो गया, भीड़ लगा रहे हैं लोग, 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो यूपीएसआई उनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। और इन सभी चीजों को हटाने का तुरंत अधिकार किसके पास है सर, अधिकारियों के पास होता है, और वो कानून व्यवस्था को लागू करा सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ या ना। अब प्रक्रिया विधि क्या है कि भैया कानून हो गया, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत होगा। पहले आपकी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद सब बन जाएंगे, पुलिस का होगा, तो ये सारी चीजें को समझना सब चीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रक्रिया विधि है क्या, प्रोसीजर है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगला में समझते हैं सर डिफिनीशन। जब तक हम अपराध की डिफिनीशन नहीं समझेंगे तब तक हम अपराध को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी के बारे में जानकारी ही नहीं है तो हम उसको क्या कंट्रोल करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो हमें अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अपराध के बारे में परिभाषित विभिन्न रूप, जैसे कि अपराध विरोधी क्रिया है, जैसे कि अपराध क्या है, समाज विरोधी क्रिया। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई भी रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो अपराध है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपराध है। और अपराध क्या है, समाज विरोधी है। अगर आप समाज का विरोध कर रहे हैं या आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज विरोधी होते जा रहे हैं। अपराध को परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि किसी नगर पालिका से बनाए गए नियमों का उल्लंघन कोई कर रहा है, रात में बिना बत्ती जलाए क्या चला रहा है, मोटरसाइकिल, अंधेरे में मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है, किसी के भीड़ दे रहा है, किसी के कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीजों को और हमको ध्यान रखना है। हेलमेट लगाकर नहीं चल रहा है, तो ये सारे क्या है सर, अपराध हैं, कहीं ना कहीं छोटे अपराध हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हत्या हो गई या ट्रेन की जंजीर खींचना, ये सब छोटे हैं। कहीं पर लिखा है धूम्रपान करना मना है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, सार्वजनिक स्थल में शराब पीना मना है, लोग शराब पी रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अपराध है, लेकिन ये छोटा अपराध है। लेकिन लोग इसे अपराध नहीं मानते। अपराध किसे मानते हैं सर, अपराध का मतलब हो गया जैसे हत्या, डकैती, जघन्य अपराध, डकैती, लूटमारी और रेप, इस तरीके के जो अपराध हैं उनको लोग अपराध मानते हैं। ये छोटी चीजों को लोग अपराध नहीं मानते, लेकिन अपराध है। कानून में सारे अपराध क्या है, इक्वल है। जैसे देखिए लिखा है कि साधारण भाषा में अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य या चूक को संदर्भित करता है जो लागू होने में कानून के द्वारा निर्दिष्ट हो और कानून के तहत दंडनीय बना दिया जाता हो। बिल्कुल सही बात है, कानून के हिसाब से जो भी है दंडनीय है, उसको आपको ध्यान रखना। अगर दंडनीय है तो निश्चित रूप से वो आप क्या कर रहे हैं सर, अपराधी हैं। अपराध जैसे अगर मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूं, बहुत अच्छा था। आजकल आप लोग एक ऐड भी देखते होंगे कि एक फैमिली है, डाइनिंग टेबल में खाना खाती रहती है, और डाइनिंग टेबल में जब वो खाना खा रही है तो एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसकी माँ उसको खाना ला कर देती है तो वो थाली को हटा देता है। अब जब वो थाली को हटा देता है तो उसकी माँ थाली उठाकर ले जाती है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है, सब लोग उसी को डांटने लगते हैं, उस बहू को क्या करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, 10 रुपए तेरी जेब से थोड़ी लिए हैं और तेरे थोड़ी हैं, तू अपने घर से थोड़ी लेके आई है, चल उसको खाना दे। और उसकी जो दादी होती है वो कहती है आ बेटा मेरे साथ खाना खा ले। सब लोग उस बहू को ही गलत कहते हैं। लेकिन अचानक से फिर क्या होता है कि उस डाइनिंग टेबल में बैठा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, दादाजी हैं उस लड़के के, वो क्या कहते हैं, वो दादाजी हैं जो लड़के के, वो ये बात कहते हैं कि 10 रुपए उसने लिए नहीं है, 10 रुपए उसने चुराए हैं। और अगर चुराए हैं तो वो उसने क्या किया है, अपराध किया है। अपराध चाहे छोटा हो चाहे अपराध बड़ा हो, अपराध अपराध है। और आज इसने 10 रुपए चुराकर एक छोटा अपराध किया। अगर इसे आज यहीं पर नहीं रोका गया तो यह फ्यूचर में बड़े बड़े अपराध भी कर सकता है। तो याद रखिए सर, वो है छोटा सा 10 रुपए लेना भी एक अपराध है, और 10 लाख किसी के चुरा लेना वो भी अपराध है। सारी चीजें क्या है, अपराध की ही श्रेणी में आएंगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, अपराध अपराध है मेरे भाई। तो चलिए सरल शब्दावली में समझते हैं कि क्या है, कार्यों का चूक है वो क्या है सर, अपराध है। तो ध्यान रखिएगा। अब भारत में अपराध की आपराधिक परीक्षण से निपटने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं सर, कानून। अब कानून भैया देखिए, सबसे पहला कानून बनाया मोंटे कार्लो द्वारा, भारतीय दंड संहिता 1860 मोंटे कार्लो द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था सर, भारतीय दंड संहिता 1860 में। और इसको फॉलो कराया गया। ये विदेशी था, पुलिस सिस्टम ही विदेशी है, हम लोगों ने उसे अपना लिया। क्यों, क्योंकि यह बहुत अच्छा सिस्टम था। कई सारी चीजें हैं जो हमको विदेशियों से मिल गई, जैसे पुलिस सिस्टम है, रेलवे विभाग है, यह सिस्टम हमको वहां से
मिला उसमें हमने कुछ बदलाव किए और उसे हमने उसी तरीके से सुचारू रूप से चालू रखा। अब अगर हम दूसरी बात करें तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, छोटा वकील हो चाहे बड़ा वकील हो, चाहे बड़े फैसले हो चाहे छोटे फैसले हो, तो वहां पर बोला जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा इसके तहत, भारतीय दंड संहिता 1973 के इसके तहत, भारतीय दंड संहिता साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत, ये सारी बातें वकील लोग अक्सर बोलते हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं देखा होगा तो मूवियों में तो जरूर देखा होगा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय वकीलों को यहां तक कि शीर्ष आपराधिक वकील भी इन आपराधिक से निपटने के दौरान इन कानूनों का क्या रखते हैं सर, ध्यान रखते हैं। मैंने आपको बताया कि छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो, सबके लिए ये क्या है, ध्यान रखते हैं। अब देखिए, बात करें तो 3 प्रकार के क्रिमिनल ट्रायल होते हैं। सबसे पहला होता है वारंट, सम्मन और समरी केस। तो वारंट, सम्मन और समरी केस में डिफरेंस क्या है? वारंट ऐसा केस जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होनी हो आपको, आपने कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 साल की सजा होनी है तो आपके नाम वारंट आ जाएगा सर, वारंट आ जाएगा, यानी कि 2X धारा लग जाएगी। और परिभाषित किया गया है कि यह केस मृत्यु के साथ साथ दंड, अपराध, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक कारावास से संबंधित है। यानी कि अगर आपको 2 साल से अधिक कारावास की सजा हुई है, मृत्यु दंड हुआ है या आजीवन कारावास है, तो इन सभी के लिए आपको क्या करेगी, न्यायालय वारंट भेज देगी। और अगर आप वारंट पे नहीं होंगे तो फिर वारंट के थ्रू आपको पुलिस उठाकर ले आएगी। सम्मन, सम्मन में क्या होगा सर, सम्मन छोटा केस है। अगर आपके पास सम्मन जा रहा है तो आपको कोर्ट जाना है और कोर्ट में जाकर अपना पक्ष देना है और बताना है कि नहीं सर, मुझसे गलती हो गई है या मुझसे गलती नहीं हुई है, लोगों ने मुझे जबरदस्ती फंसाया है। अपनी बातों को रखना है और आपके संबंध की तारीख बढ़ा दी जाएगी और धीरे धीरे उसकी सुनवाई होगी और केस खत्म होने की कगार पर होगा। फिर तीसरी चीज, अगर आप गलत हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। समरी केस क्या है कि संहिता के अध्याय से निपटना। जैसे कि आपने कहीं पर भी गए, मोटरसाइकिल चला रहे थे और मोटरसाइकिल चलाते चलाते आपको पता चला कि आपने रूल्स ब्रेक कर दिया, तुरंत अब ट्रैफिक वाला आया और आपको तुरंत पैसे उसने काट दिए, तो ऐसे हो गए समरी केस। आपने कहीं धूम्रपान कर रहे थे, सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान मना था और आप गए और आपने धूम्रपान कर लिया, पुलिस वाले ने देख लिया, पुलिस वाले ने चालान काट दिया। नो पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी थी और नो पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर दी और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो उसका तुरंत समरी देखी और तुरंत जो प्रक्रिया संहिता के अध्याय के तहत, नियम के तहत तुरंत का तुरंत क्या कर दिया गया, निपटा दिया गया। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था की विशेषताएं। हर एक चीज के बेनिफिट्स होते हैं, हर एक चीज के कहीं ना कहीं विशेषताएं होती हैं। ऐसा नहीं है बिना विशेषताएं नहीं होती तो कानून सिस्टम को हम लोग रखते नहीं। अगर कानून सिस्टम को रखा है तो विशेषताएं उसमें हैं। तो अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था को सामाजिक न्याय की स्थापना कराता है, सर्वोच्चता प्राप्त है सर। कानून हमारे लिए सर्वोच्च है और बहुत अधिक क्या है सर, महत्व है और सर्वोच्चता सिद्धांत है। बात बिल्कुल सही है। जो सर कानून है, बार बार यही बात मैं बोल रहा हूं, कानून सर्वोपरि है, उसके नीचे हैं हम लोग। अगर हम रूल्स ब्रेक करते हैं या कानून का मजाक उड़ाते हैं या कानून से हटकर बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे और अपराध के दायरे में आ जाएंगे। बच्चा बोलो समझ में आया? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कानून का राजनीतिक समानता का स्थापना करता है, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, निरंकुशता को रोकता है, सुव्यवस्था बनाए रखता है, नौकरशाही को, स्वेच्छाचारी को रोकता है, मार्ग पर सख्त करता है, कानून का शासक संबंधी आदर्शों को प्राप्त करता है, चुस्त दुरुस्त बनाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि कानून करता क्या क्या है। तो कानून की क्या क्या विशेषताएं, तो सबसे पहली बात है सर्वोच्चता है। उसके बाद सामाजिक न्याय में, यानी कि समाज में बराबर की यानी कि न्याय की व्यवस्था को बनाए रखता है। फिर उसके बाद से स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। जो हमको स्वतंत्रता मिली है, देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली, मौलिक अधिकार मिले, मौलिक कर्तव्य मिले, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है सर, कानून की है। निराशंकता को रोकता है, यानी कि जब हाथी निरंकुश हो जाता है तो उसके ऊपर भी एक अंकुश होता है, वैसे ही इंसान है, इंसान निरंकुश ना होने पाए उसमें अंकुशा कसने के लिए क्या बनाया गया सर, कानून व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई सर, कानून व्यवस्था। अगर हाथी निरंकुश हो गया तो सोचिए क्या होगा। तो याद रखिए सर, हमने आपको पहले ही बताया कि कानून व्यवस्था इंसानों के लिए है सर, जानवरों के लिए नहीं। अगर आप इंसान हैं तो कानून के अंदर आपको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसानों के लिए ही कानून बनाए गए हैं, जानवरों के लिए कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमको समाज का प्राणी तो है।
यानी कि उसको समाज में जीने से कोई लेना देना नहीं है। तो इंसान के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया, कानून बना दिया ताकि वो नौकरशाही स्वैच्छिकता को खत्म करे। नौकरशाही बोले किसी को गुलाम बनाना, किसी से बाल मजदूरी कराना, इन सब चीजों को खत्म करे। ये सारी चीजें किसके दायरे में आएगी सर, कानून के दायरे में आएगी। जो न्याय प्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त करे, यानी कि ऐसा ना हो कि न्याय प्रणाली आज से नहीं है सर। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत पहले से है सर। जब से भारत जैसे कि आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया होगा तब से कानून व्यवस्था है। चोल चेल पांड, उसके पहले गुप्त काल, उसके पहले हड़प्पा काल, जब भी आप जाएंगे सर कानून व्यवस्था थी, लेकिन उनके माध्यम अलग अलग थे, सिस्टम अलग अलग थे। आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी पुलिस व्यवस्था थी, तो बहुत सारे बलवन के टाइम पर भी थी। तो इतिहास में अगर आप चले जाएं तो बहुत टाइम से चली आ रही है पुलिस व्यवस्था, आज नहीं है। इसको तो नाम दे दिया गया, अभी अंग्रेजों ने अपना लिया इसको। अब अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्थाओं की सीमाएं भी हैं, अगर विशेषताएं हैं तो सीमा भी रखनी पड़ेगी। अगर हम सीमा नहीं रखेंगे तो फिर वो कानून वाले ही अंकुश खत्म हो जाएगा, निरंकुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर इंसान को अंकुश बनाने के लिए, इंसान को सही तरीके से सही दायरे में रखने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, तो कानून व्यवस्था को भी सही दायरे में, यानी कि जो उसमें लोग हैं वो निरंकुश ना हो जाएं, उनकी भी सीमाएं तय की गई हैं पहले, वर्तमान। और इसी सीमाओं के लिए PIL आया था, जनहित याचिका 1980 में इसीलिए लाई गई ताकि आप पूछ सकें कि भैया कानून व्यवस्था में तुम बैठे हो तो जो मर्जी तुम्हारी वही थोड़ी करोगे। हमारे पास एक और राइट्स आ गया, जनहित, जो मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया। तो आप कानून व्यवस्था में बैठ गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जो मर्जी है वो करने लग जाएंगे सर। आपके उसके भी हमारे पास सीमाएं बनाई गई हैं, और उसकी भी सीमा है, और उसकी सीमा पर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं सर PIL। क्या कहते हैं सर, PIL, जहिया, जनहित याचिका। ध्यान रखेंगे सर, वर्तमान कानून शासन प्रश्न चुनौती देने वाली समय सीमा पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसी कारण कानून में डाइसी द्वारा बताया गया। कौन सा भैया, डाइसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। होना चाहिए प्रशासनिक न्याय व कानून, विशेषाधिकार उन्मुख सैनिक कानून, मौलिक अधिकार और इंग्लैंड कानून के शासन का के अपवाद हैं। तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीजों को अपने दिमाग में बनाए हुए रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था। तो भैया भारत में शांति व्यवस्था कब होगी, जब कानून पर लोग रहेंगे। तो किसी भी देश में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो ये देखिए एक दूसरे के पूरक है। क्या है सर, एक दूसरे के पूरक हैं। कानून व्यवस्था अच्छी, शांति व्यवस्था अच्छी, शांति व्यवस्था अच्छी, कानून व्यवस्था अच्छी। कोई एक दूसरे पर उंगली उठा नहीं सकता। कानून व्यवस्था गड़बड़ाई, शांति व्यवस्था डिस्टर्ब, शांति व्यवस्था डिस्टर्ब, कानून को हेड़े में ले लेगा तुरंत। तो एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है। ध्यान रखिएगा, भारत में कानून व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुरूप संचालित किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न सांस्कृतिक एवं सभ्यताओं और समावेश होता है। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी कानून व्यवस्था वैसी है क्योंकि सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। मैंने आपको बताया था, जब PIL पढ़ाया था तब यह बात बोली थी मैंने आप लोगों से कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था हो या संविधान हो, पूरे देश में सबके लिए क्या है, बराबर है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। भारत में कानून व्यवस्था को खूबसूरती, इतने बड़े भूभाग को, इतनी जनसंख्या को बावजूद भारत में विश्व को शांति प्रिय देशों में गिना जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। निश्चित रूप से इतने जाति धर्म, इतने वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी कानून व्यवस्था को मानते हैं। और कानून व्यवस्था के बात मानने के कारण आज भी जो हमारा देश है वो विश्व में शांति प्रिय देशों में से गिना जाता है। यहाँ पर कोई बलवा, कोई लड़ाई, कोई छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, सब जगह, हर जगह थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश हमेशा कैसा है, शांति प्रिय है। ईरान इराक जैसा नहीं कि लड़ता ही रह रहा, सीरिया नहीं बना जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत आराम है। तो ध्यान रखिएगा सर, पाक राजनैतिक उठापटक के फलस्वरूप कुछ छोटी मोटी घटनाएं अवश्य होती रहती हैं और शांति व्यवस्था के मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी मोटी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हैं सर। थोड़े बहुत किसी ने रूल्स ब्रेक कर दिए तो चलिए काम चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े रूल्स के लिए सब लोग फॉलो करते हैं। छोटे में तो चलो ठीक है, काम चल गया, हटा लिया, लेकिन अगर बड़ा बड़ा कोई क्राइम है तो उसमें सजा मिल जाती है। तो यह हमारा शांति प्रिय देश बने होने का कारण है कि हमारे यहाँ का जो कानून सिस्टम है वो बहुत बेहतर है सर, और उस बेहतर को बनाया है। अब देखिए
कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास आए थे और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के साथ साथ समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको समझना है पुलिस विभाग संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची। देखिए यहां पर अनुसूची नहीं बोला गया, अब आपको मैंने वहां पर बताया था कि 7वीं अनुसूची कहां से ली गई है सर, राज्य सूची से। कहां से ली गई है सर, राज्य सूची से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य की जो 7वीं और 8वीं अनुसूचियां हैं उनसे लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पुलिस विभाग की जो 7वीं अनुसूची है वो कहां से ली गई है, राज्य सूची से ली गई है, न संघ से ली गई है न समवर्ती सूची से ली गई है। किसकी सूची से ली गई है, राज्य की सूची से ली गई है। तो आपको अपने दिमाग में यह बात रखनी है, ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं राज्यों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि राज्य की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, पूरा सारा का सारा आप लोगों ने डेटा आपको मैंने 1 बाय 1 बताया, एक एक फुल फॉर्म बताए। आपको इन बातों को लिख लेना है, नोट्स कर लेना है, नोट बना लेना है। तो अभी आपको मैं बात करूं तो राज्य की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी वास्तविकता में किसकी होनी चाहिए, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सीमा सुरक्षा बल की, प्रशासनिक अधिकारी की। तो याद रखिए सर, जिम्मेदारी किसकी होगी सर, राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार आदेश देती है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो वो इन सभी चीजों को क्या करती है, फॉलो कराती है। तो ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का क्या प्रावधान है। तो धारा 144 बहुत आम धारा है, आपने अक्सर सुनते होंगे, जब भी चुनाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं कह दिया जाता है धारा 144 लग गई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग धारा 44 भी बोल देते हैं, लेकिन है वो धारा 144। क्या है, मानव जीवन में स्वास्थ्य का खतरा दूर करने के लिए, किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति से राहत दिलाने के, बलवे या दंगे का निर्वहन के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो बलवे या दंगे के लिए ही इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कि भैया 144 लग गई है। अगर दंगा, बलवा या दंगा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और मानव जीवन के स्वास्थ्य का जीवन खतरा, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। बलवा या दंगे का निवारण के लिए ही धारा 144 लगा दी जाती है। जब भी आप देखते हैं मैक्सिमम टाइम जब लगाई जाती है, जब चुनाव का टाइम होता है, क्योंकि चुनाव के टाइम में लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं बवाल ना हो जाए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सामान्य नागरिक की धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। अब देखिए एक बहुत अच्छी सी बात है कि अगर सामान्य नागरिकों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक नॉर्मल पब्लिक है, वो किसी चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो पुलिस का कर्तव्य क्या है, पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस को करना क्या चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सख्त होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, ये सभी है। तो क्या करना चाहिए सर, तो कुछ भी हो सर, सामान्य नागरिकों के लिए ही कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है। तो याद रखिए कि हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, सतर्कता बरत रखेगी पुलिस, सतर्कता बरत के रखेगी, किसी तरह का बलाव ना हो जाए, दंगा ना हो जाए और ना हो, इस बात को ध्यान में रखेगी और वहां पर मुस्तैदी के साथ, सतर्कता के साथ ड्यूटी देगी। सख्त नहीं हो सकती, अगर सख्त हो जाएगी तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है कि हम शांतिप्रिय तरीके से कहीं पर भी कभी भी किसी के भी खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं और शांतिप्रिय तरीके से बैठकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सारे के सारे क्या है सर, मौलिक अधिकार हैं और उनका हनन कानून व्यवस्था भी हमारा नहीं कर सकती। तो यहां पर सतर्कता है, सतर्कता को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए, भारतीय पुलिस सेवा की बात किया जाए तो अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, ग्राम पंचायत करता है, कोई नहीं करता। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ध्यान से समझूं तो पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनका जो चयन है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, यूपीएससी, ठीक है। आईपीएस लिखा होता है उनके बैच में, क्या लिखा होता है सर, आईपीएस रैंक के होते हैं। तो वो निश्चित रूप से उनका जो काम है वो केंद्र सरकार करती है। तो ध्यान रखना है, भारतीय पुलिस सेवाओं के अधिकारियों का चयन कौन करती है सर, यूपीएससी, यानी कि केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो छोटी पोस्टेज होती है, अधिकारी जो छोटी पोस्ट होती है, जैसे कि कांस्टेबल्स, एसआई और एएसआई की जो भर्ती है वो राज्य सरकार देखती है। इसके ऊपर की जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के थ्रू भर्ती होती है, उनका राज्य सरकार से लेना देना नहीं होता है।
आगे बात करेंगे, यदि किसी स्थल दुर्घटना घट गई हो तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई है तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम पुलिस को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमको बता दूं कि पुलिस यातायात के नियम को नियंत्रण में करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी की दवाओं की व्यवस्था करना चाहिए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डी सही है, क्योंकि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए और गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला काम यह है अगर दुर्घटना घट गई है, और पुलिस का सर्वप्रथम व्यवस्था यही करनी चाहिए। भीड़ बात की बात है, शांति बात की बात है, जीवित बचे लोगों के लिए कैंप या पानी भोजन की व्यवस्था बात की बात है। पहले सबसे पहला काम है चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराओ और गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाओ, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत ले जाओ, जो बच जाए तो बच जाए। आगे देखिए, विधि के विरुद्ध जमाओं के सदस्यों को जो 5 या उससे अधिक हो तो तिर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, अगर हमारे पास देखा गया कि 5 लोग हैं या 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको क्या कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना, अथवा कोई पुलिस उप निरीक्षक, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, भारसक अधिकारी से भी कोई लेना देना नहीं, पुलिस का थाने का जो भार साधक अधिकारी है अथवा कोई पुलिस उप निरीक्षक है, यानी कि बात सही समझे तो ये कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से समझें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो उस समय पर मौके पर उपलब्ध होगा वो मौके का फायदा उठाएगा और निश्चित रूप से इन सभी को क्या कर देगा सर, अलग कर देगा, भीड़ को हटाने की मदद करेगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक दंगों के घटने में कौन से कारण सहायक नहीं है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है सहायक नहीं है, वोटर की राजनीति, हथियारों की बिक्री, कानून की असमानता और गलत अफवाहें। तो अगर आप देखें सांप्रदायिक दंगों के लिए गलत अफवाहों भी हो सकती हैं, कानून की असमानता, हथियारों की बिक्री और वोटरों की राजनीति। तो अगर अब हम बात करें तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो वोटरों की राजनीति के लिए भी हो सकते हैं, हथियारों की बिक्री के लिए भी हो सकते हैं, गलत अफवाहों से भी हो सकते हैं, लेकिन कानून की असमानता से नहीं हो सकते। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को से कार्य करना चाहिए। भाई शांति और व्यवस्था, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को कार्य करने चाहिए। कौन से कार्य करना चाहिए, कैसा भी दबाव न मानकर खुलकर पूरी ईमानदारी से, थाने में भय का वातावरण पैदा न किया जाए, लोगों की समस्या तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे के भी तक बैठकर सुननी चाहिए व उनका निस्तारण करना चाहिए। उपरोक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठा और निष्पक्ष से उठाना चाहिए, आवश्यक है। तो बात बिल्कुल सही है सर, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रहने के लिए हमें सारे पॉइंट्स को फॉलो करना होगा, और जब हम सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 7 से लिया गया है और राज्य की अनुसूची है, तो जाहिर सी बात है सारी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी सर, राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल लेनी पड़ेगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी घटना या बड़ा कोई दंगा या कोई बड़ा बवाल होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी किसे लेनी होगी, राज्य सरकार को ही लेनी होगी। तो चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। देखिए आ गया, पुलिस व्यवस्था को मैंने बताया गया कि पुलिस व्यवस्था को राज्य की सूची 7 में रखा गया है। कौन सी सूची में सर, 7 अनुसूची में रखा गया और राज्य की 7 अनुसूची में रखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, न संघ सूची में है न समवर्ती सूची में है। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया, 7 नंबर की सूची, किसमें सर, राज्य की सूची में रखा गया है। आगे बात करें, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायित्व है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात, कौन उत्तरदायित्व है सर, पुलिस। पुलिस की ही बात हो रही, तो आपको इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, बहुत सरल सा क्वेश्चन था और आपको मैंने बता दिया कि किसकी जिम्मेदारी थी सर, पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो कानून तथा शांति व्यवस्था को के लिए कौन उत्तरदायी है, तो निश्चित रूप से कौन उत्तरदायी है, पुलिस उत्तरदायित्व है। अब अगर आज की बात करें तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो मैंने आपको देखा कि आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी, 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए जो पिछले साल एग्जाम्स में आ चुके थे, और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को डिस्कशन के साथ साथ हम लोगों ने आज जो एक टॉपिक पढ़ा, कानून एंड
शांति व्यवस्था, लॉ एंड पीसेस। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए सर, मिलना ना भूलिए अगले वीडियो में। हम लोग फिर मिलते हैं इस अगले वीडियो में। तो ध्यान रखना है सभी लोगों को कि मैंने बता दिया कि 60,000 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? 60,000 वैकेंसीज हैं, प्लस 927 एसआई की वैकेंसीज हैं। और मानसिक अभियोक्ता के जो क्वेश्चन हैं वो कितने आएंगे? कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। और 18 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ भी आएंगे और मैथ्स के साथ भी आएंगे। तो जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। तो आइए चलिए डिस्कशन करते हैं अगले टॉपिक की। तो इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।